नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। कोरोना एक बार फिर से वापस लौट आया है। बड़ी तादाद में लोग कोरोना की चपेट में भी आ रहे हैं। गनीमत यह है कि लोग इस बार जल्दी रिकवर हो रहे हैं, लेकिन कोरोना से निगेटिव होने के बाद भी कई लोग खांसी, पेट में दर्द, गले में खराश, अनपच, पेट में गुड़गुड़ाहट जैसी परेशानियों से ग्रसित होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। ऐसे मरीज बड़े सरकारी अस्पतालों से लेकर निजी अस्पतालों की ओपीडी में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। वो पोस्ट कोविड इफेक्ट से परेशान हैं। इसके साथ ही कोरोना के चंगुल से छूटे लोग स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों से भी जूझ रहे हैं। तो क्या है कोविड का इफेक्ट? कोरोना संक्रमण के बाद क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये समस्याएं हो क्यों रही हैं और इनका निदान कैसे हो सकता है, कितनी जल्दी हो सकता है, क्या कुछ हमें इसमें सावधानियां रखनी होंगी। विशेषज्ञों से हम आज इसी विषय को लेकर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ डॉक्टर करण पीपरे, पूर्व अधीक्षक एम्स रायपुर, और डॉक्टर प्रीतेश गौतम, न्यूरोसाइकाट्रिस्ट, दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर करण, आप ही से जानना चाहेंगे कि आखिर जो लोग रिकवर होते जा रहे हैं, कोरोना से ठीक होते जा रहे हैं, उसके बाद उनको कई अब समस्याएं होने लगी हैं। क्योंकि पिछले दोनों दौरों में ऐसा देखने को नहीं मिला था, लेकिन इस बार लोग ज़्यादा गंभीर नहीं हो रहे हैं, सही हो जाते हैं। सही होने के बावजूद ऐसी समस्याएं हो रही हैं। क्या इसकी वजह है और क्या ये ज़्यादा चिंताजनक है? बहुत बहुत अच्छा विषय है आपने जो चुना है। लेकिन मैं इसमें आपको बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो मरीज हैं, जो हमारे को आजकल वर्तमान में देखने को कि यहाँ आ रहे हैं, ये पहले भी आया करते थे इस प्रकार के। और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में तो आते ही है इस प्रकार के सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार और दूसरे इन्फेक्शन। पहले मलेरिया के, चिकनगुनिया के, ये सब मिक्स्ड इन्फेक्शन आया करते थे, टाइफाइड फीवर। और अभी कोरोना के बाद जिस प्रकार का आपका जो विषय पोस्ट कोविड इन्फेक्शन, और 2 साल पूरा हो गया है, इसमें करोड़ों लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को वैक्सीनेशन के प्रथम, द्वितीय और तृतीय डोज भी लग गए हैं। तो ये जो सिम्टम, साइन सिम्टम देखने आ रहे हैं, मुझे भी हुआ, और मेरे दोस्तों को, और अस्पताल में जो आने वाले लोग हैं, बहुत से जो कभी सर्दी जुकाम नहीं होती थी, उनको भी हुआ, लेकिन बुखार नहीं आया। सिर में हल्का हल्का दर्द रहता था, सर्दी खांसी हल्की रहती थी, और भूख प्रॉपर लगती थी, और गुर्दों में किसी प्रकार की या पेट में टीआईटी, कभी कभार ऐसा लोगों ने मेरे को भी बताया जब आते थे कि डाइजेशन प्रॉपर नहीं है। लेकिन मैं फिर बताना चाहता हूँ आपको, हम पिछले पिछले 700-800 दिन से प्रतिदिन इसको देख रहे हैं, इसके व्यवहार को देख रहे हैं, इसके प्रकारों को देख रहे हैं, वैज्ञानिकों के अनुभव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और इसमें जो कार्य हुआ है, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स और सभी लोगों ने जो मिलकर के किया है, इससे लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। इसीलिए सभी लोग कह रहे हैं, पेपर में भी न्यूज है कि लोगों को इस प्रकार का साइन सिम्टम्स हो रहा। पहले होता था, पॉजिटिव निकलते थे और एडमिट भी हो जाते थे, और ऑक्सीजन की कमी होती थी। इसमें ऑक्सीजन की कमी नहीं है, इसमें रिकवरी इज वेरी फास्ट। बुखार से परेशान भी नहीं हो रहे हैं, चिंतित भी नहीं है, घर भर के लोग भी हैं, तो कोई जाना आना नहीं चाहता, बताते भी नहीं है लोग इस प्रकार का हो रहा है। लेकिन नंबर ऑफ पेशेंट देखने में आ रहा है कि काफी संख्या में है, और जैसा कि पॉजिटिविटी भी लगभग 2,90,000 हिंदुस्तान के पर डे जो केसेस निकल रहे हैं, लेकिन उसमें डेथ रेट बहुत कम है, ट्रांसमिशन की रेट इसमें ज्यादा है। अब ये ओमिक्रॉन है और डेल्टा है या मिक्स्ड है, ये सब देखने और उसकी बातें हैं। लेकिन अब जो हो रहा है, आते जाते हॉस्पिटल में या हम लोग कहीं भी बात करते हैं, तो लोग जांच कराने के उस पर ज्यादा तैयार नहीं हो रहे हैं कि नहीं अभी तो अच्छा लग रहा है, अभी उतना सीरियस नहीं है, सांस में गिरावट नहीं है, और काफी मतलब राहत मिल जाती है 1-2 दिन के अंदर ही। तो
मैं समझता हूँ इससे बच के तो रहना पड़ेगा, इसीलिए कि इसने शुरू में जिन्हें इन्फेक्शन होने के बाद में वैक्सीनेशन भी हो गया, यानी डबल इम्यूनिटी हो गई। एक तो इन्फेक्शन के कारण जो बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती है वो, और एक होती है जो बूस्टर डोज लग गई है उसके कारण। तो ये डबल इम्यूनिटी यानी लगभग 90% इम्यून हो गया पेशेंट या पब्लिक, और उसके बाद भी तो ये इम्यूनिटी के गिरावट है या उससे जो इन्फेक्शन और उसके साथ में और कोई इन्फेक्शन हो रहा है, ये सब देखने की बातें हैं। साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, सीरियसनेस नहीं है। सीरियस वो लोग हो रहे हैं जो मॉर्बिडिटी वाले हैं, साथ में कोई कैंसर के मरीज हैं या ब्लड कैंसर है या हेड एंड नेक कैंसर, उनकी रेडियोथेरेपी चल रही है, उनको कीमोथेरेपी लग रही है, डायबिटीज मलाइटिस के हैं, हार्ट के हैं, रीनल फेलवर के केसेस हैं, हड्डी की बीमारियां बहुत सी प्रकार की हैं, जिन्हें ऑस्टियोपोरोसिस है, ज्वाइंट में उनके तकलीफ रहती है, मांसपेशियों में तकलीफ रहती है, पोस्ट लकवा, इनकी केयर करने की बहुत जरूरत है। मैं बता रहा हूँ, मेरे पास में अच्छे जो मजबूत लोग हैं जो कभी बीमार नहीं है, उनके भी फोन आते हैं कि डॉक्टर साहब हाथ पैर में दर्द हो रहा है और ये ठंड से हम कैसे बचें। जैसा कि हम सभी लोगों ने पिछले वाले एपिसोड में ये चर्चा की थी कि ठंड बहुत घातक है। ठंड कान से, ठंड नाक से, ठंड सिर पे लगने से और सीधे चेस्ट में लगने से बहुत जल्दी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, बुखार आता है, हाथ पैरों में ऐंठन होती है, भूख कम लगती है और पेशाब पीली जाने लगती। तो ये सब आज के समय में कोरोना टाइम चल रहा है जो, इसमें किसी भी प्रकार का बॉडी में अनइजीनेस और चेंजेस या एबनॉर्मल फीलिंग होती है तो सबसे पहले आता है कोविड का नाम, ओमिक्रॉन का डर और डेल्टा वायरस का इन्फेक्शन। ये सबसे जो आदमी डरते हैं वो अपनी जांचें कराते हैं, अपना इलाज कराते हैं, चिकित्सकीय परामर्श लेते हैं। चिकित्सा के जो लोग हैं, अस्पताल है, डॉक्टर है, मतलब सीधी बात ये है कि जो डॉक्टर्स हैं, अगर आपको समस्या होती है, खास करके जब आप कोविड के उस पीरियड से निकलते हैं, आप 10 दिन 15 दिन क्वारंटाइन के बाद जब आप बाहर निकलते हैं, तो आपको अगर इस तरह की कोई दिक्कतें हैं तो आपको एक बार डॉक्टर के पास जरूर दिखाना होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हो रही हैं। डॉक्टर प्रीतेश, आपसे जानना चाहेंगे, एक जो दर्शक हैं उनकी एक शिकायत है कि उनको कोविड से वो जब उठे तो उसके बाद से कुछ दिनों बाद उन्हें बीपी को लेकर एक समस्या हुई कि उनका ब्लड प्रेशर लो होता गया और 2-3 दिन तक उनको ये समस्या रही। तो क्या इस तरह की जो समस्याएं हैं वो, इन समस्याओं को हम आम माने या कोई वास्तव में घातक या खतरनाक की स्थिति आगे और हो सकती है? हाँ, अगर पेशेंट को दूसरे कोमोर्बिड फैक्टर्स हैं जैसे कि ओबेसिटी या डायबिटीज या ऑलरेडी पेशेंट ब्लड प्रेशर का पेशेंट था और उसका बीपी एकदम से कम हुआ है, तो हो सकता है कि उसके जो बीपी की जो मेडिसिन है उनकी डोज कम करनी पड़े। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि अगर कोई वायरल इन्फेक्शन के बाद बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स थोड़ा सा वीक हो जाता है तो उसके कारण जो प्री एग्जिस्टिंग इलनेसेस है या तो वो बढ़ जाती हैं और या अगर वो कम भी हो जाती हैं। अगर वो ऑटोइम्यून टाइप की हैं तो वो थोड़ी कम हो जाती हैं। तो इसमें अपन को देखना पड़ता है कि व्यक्ति का पहले क्या उसको बीमारी थी या फिर वो कोमोर्बिड कोई सी दवाइयाँ लेता है कि नहीं लेता है। तो ये एक डेंजर साइन हो सकता है कि उसका बीपी नहीं बढ़ रहा है। तो इसमें अपन को उसको पूरा प्रॉपर इवेलुएट करना चाहिए और ईसीजी और कार्डियक वर्कअप भी करना चाहिए उस पेशेंट का। उसके बाद अपन को कुछ मेडिसिन देनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे पेशेंट्स में बीपी बढ़ जाता है, कुछ पेशेंट्स में बीपी कम हो जाता है, कुछ पेशेंट जो डायबिटिक ऑलरेडी पहले से थे उनकी डायबिटीज फ्लक्चुएट होने लग रही है। तो इस तरह से हो रहा है। कुछ जो आर्थराइटिस के पेशेंट थे वो ठीक हो जा रहे हैं। तो ये पोस्ट कोविड बहुत सारे पेशेंट्स में देखा जा रहा है। तो क्या इस समस्या को हम गंभीर मान सकते हैं या इसको एक आम समस्या समझें? नहीं, बिल्कुल इसको गंभीर मान के, जब तक डॉक्टर इसको आपको क्लीन चिट ना दे दे तब तक आप इसको गंभीर ही मान के चलें। क्योंकि इस बीमारी में देखा गया है कि पोस्ट कोविड हार्ट अटैक या पोस्ट कोविड स्ट्रोक, क्योंकि जो कोगुलेशन ब्लड कोगुलेशन प्रोफाइल जो होता है, ब्लड की कोगुलेशन टेंडेंसी बढ़ जाती है आफ्टर वायरल इन्फेक्शन, एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन, यानी खून के थक्का बनने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ये खून का थक्का कहीं भी हार्ट में भी बन सकता है, दिमाग में भी बन सकता है। तो ये चांसेस तो रहते ही हैं। तो कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे खून पतला किया जाता है। तो ये वायरल इन्फेक्शन के बाद दी जा रही हैं और उनका प्रॉपर कोर्स होता है 3 to 6 मंथ्स का।
कुछ पेशेंट्स क्या करते हैं, उसको दवाई खा के 1 महीने में बंद कर देते हैं कि हम ठीक हो गए, तो उसके बाद उन पेशेंट्स में ये देखा गया। तो ये वार्निंग साइन है, डेंजरस साइन है, इनके लिए आप बिल्कुल डॉक्टर की एडवाइस लें। और अगर दूसरा खाने को लेकर बात करें कि खाने पीने का उनका सिस्टम थोड़ा सा बिगड़ जाता है और जी जी एसिडिटी जैसी समस्याएं, गैस जैसी समस्याएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, इसको लेकर जी। क्या कुछ सुझाव? इसमें हाँ बिल्कुल, आपकी जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग होती है वो थोड़ी सी फास्ट हो जाती है, तो उसके कारण डायरिया बहुत सारे पेशेंट्स में देखा है, और उसके कारण उनका पेट में ब्लॉटिंग सेंसेशन होना, गैस बनना, ये सब चीजें भी बहुत ज्यादा देखी हैं। इसके अलावा एक दूसरी प्रॉब्लम बहुत सारे पेशेंट्स में देख रहे हैं, जिसको माइल्डिया बोलते हैं, कि वायरल इन्फेक्शन तो खत्म हो गया, जैसे चिकनगुनिया फीवर हुआ करता था एक जमाने में, उसके बाद पेशेंट अभी भी जॉइंट में अकड़न या फिर मसल्स में पेन की कंप्लेन करते हैं। वैसे कोविड के बाद भी पेशेंट कंप्लेन कर रहे हैं कि जॉइंट पेन हो रहे हैं या फिर मसल्स वीकनेस है। ऐसे ही स्केलेटल मसल्स, यानी कि जो हड्डी के आसपास जो मसल्स होती हैं, और जो स्मूथ मसल्स जो पेट के अंदर की मांसपेशियां होती हैं, उनमें कुछ वीकनेस तो आती है वायरस के बाद से। इसके कारण क्या होता है कि गैस्ट्रिक एम्पटिंग फास्ट हो जाती है, पेट जल्दी खाली हो जाता है, डाइजेशन अच्छा नहीं होता है, तो पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि हमारा पेट फूल रहा है। तो ये समस्या, इसके लिए खान पान में आप थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि आप फ्रिक्वेंट मील लें, आप इकट्ठा बहुत सारा लेने की कोशिश ना करें कि 4 रोटी अगर आपकी डाइट है तो आप 2-2 रोटी के थोड़े से इंटरवल में लें, और दूसरा फल फ्रूट्स का सेवन ज्यादा करें। इसके साथ थोड़ा वीकनेस के लिए मिनरल्स और विटामिन वाली टैबलेट आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर दे तो वो आप साथ में लें, और इसके प्रॉपर कोर्स जो होता है वो पूरा करें, तो ये समस्या नहीं देखी जाएगी। यानी कि इसमें एक सबसे अच्छी महत्वपूर्ण जो जानकारी रही वो ये है कि आप अगर इस तरह की समस्याओं से अगर जूझ रहे हैं तो भोजन को लेकर एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी होगी। आपको एक बार में पूरा खाना नहीं खाना है, आप थोड़ा थोड़ा करके खाइए, थोड़ा थोड़ा बीच में समय देते रहिए, आधे घंटे बाद फिर खा लिया, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद फिर खा लिया, जिससे इससे शायद इस तरह की जो अभी डॉक्टर ने बताया कि गैस से संबंधित, एसिडिटी से संबंधित जो समस्या हैं वो आपकी पूरी तरह से दूर हो जाएंगी। दरअसल हम लोग करते क्या हैं कि जैसे ही भोजन एक बार बना तो हमने सुबह भले ही कुछ नहीं खाया, लेकिन एकदम भोजन करने एक साथ बैठ जाते हैं और एक साथ पेट भर के भोजन खा लेते हैं, जिसकी वजह से जो शरीर में दिक्कतें हैं वो भोजन प्रॉपर तरीके से पच नहीं पाता और इस तरह की एसिडिटी वगैरह और गैस की समस्याएं लोगों को बढ़ने लगती हैं। डॉक्टर करण, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि अनिद्रा को लेकर बात चली यहाँ पे कि मानसिक तौर पर थोड़ा सा परेशानी सी, चिड़चिड़ाहट सी हो जाती है, नींद सही से नहीं आ पाती है, कई बार कोशिश करते हैं और रात में बार बार नींद खुल जाती है, यानी कि नींद पूरी नहीं हो पाती है। बिल्कुल सही है आपका कहना। अगर हम पोस्ट कोविड चर्चा कर रहे हैं तो पोस्ट कोविड होता क्या है कि कोविड वायरस के कारण ब्रेन में उसकी जो पेरेन्काइमल सेल्स होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, और फिर वो धीरे धीरे बॉडी की जो इम्यूनिटी भी डेवलप होती है उससे, और दवाइयों से वो कम होती है, फिर नॉर्मल आती है। तो ये सब कारण उसके पोस्ट कोविड इन्फेक्शन के भी हो सकते हैं। और इसके साथ ही जो आज हमारी दिनचर्या डिस्टर्ब हुई है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, काम काज, पढ़ाई लिखाई, और घरों में बच्चों फैमिली के साथ में उसका जो तनाव है, एक तो इन्फेक्शन का, दूसरा रेस्ट्रिक्शन का, तीसरा घर के तनाव का, और साथ में जो हम अपना मोबाइल का उपयोग 24 आवर्स करते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई टाइमिंग नहीं है मोबाइल को देखने का, ऑन करने का, व्हाट्सएप का, फेसबुक का, मैसेंजर के वो देखने का, नोटिफिकेशन, और फेसबुक है और ईमेल है, और दूसरी और पढ़ाई लिखाई, ये वो सब। तो जो 24 आवर्स आप डिवाइड करेंगे तो उसमें जो सोने का जो टाइम होता है, और उसी के साथ में फैमिली का, सोसाइटी का, दोस्त भाइयों का, पिक्चर देखने का, चैनल देखने का, न्यूज देखने का, ये सबसे तो आपकी जो निद्रा है, वो जो सेंटर है, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, आदतें आपकी बदल जाती हैं, तो कंसंट्रेशन उसकी तरफ नहीं रहता है। फिर घर पे भी अगर आप सोना भी चाहें तो कहीं टीवी चल रहा है, कहीं न्यूज चल रहा है, कहीं गाने चल रहे हैं, कहीं कोई कॉल आ रहा है, रिंगटोन आ जाती है, बज रही है, तो ये सब मिलाकर के आपकी जो निद्रा है वो खराब हो गई है। और इसके साथ में पोस्ट कोविड फिर मैं चर्चा करूंगा कि अभी बहुत से लोगों को जो इन्फेक्शन हुआ था उसका, या जो लोग नहीं हुए हैं और एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, इलाज नहीं कराते, तो उनकी बॉडी में भी दर्द होता है, बॉडी एक बोलते हैं मस्कुलर पेन होता है,
और ज्वाइंट कार्टिलेज, इनमें सब में जो दर्द होने के कारण जो चेंजेस आते हैं और जो ठंड लग रही है इसके कारण भी तो हाथ पैर में दर्द भी होता है, और उससे भी फिर निद्रा का जो कम होना है, ये सब मिलाकर के जो वातावरण डिस्टर्ब होता है ह्यूमन बॉडी में, जो ऑर्गन्स हैं उनका भी, तो मैं समझता हूँ कि ये कारण सब मिले जुले कारण हैं। नहीं तो पहले के लोग तो 7-8 घंटे बहुत अच्छी नींद ले लेते थे, दोपहर को भी सो लेते थे। आज सोचते हुए भी, समय रहते हुए भी घर पे आदमी नहीं सो पाता है, इतना ज्यादा व्यस्त है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, और इतना ज्यादा मानसिक रूप से भी वो डिस्टर्ब हो जाता है। काम काज, व्यवहार, मिलना जुलना, सोसाइटी, पारिवारिक, नौकरी चाकरी और खान पान का वो सब पूरा, तो ये निद्रा के कारण है। अदरवाइज जैसे ये इसका तनाव कम होगा, ये पीरियड पास हो जाएगा और इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाएगा, डोजेस पूरी लोगों को लग जाएंगी, और ठंड का जो मौसम है ये भी कम हो जाएगा। नॉर्मल फरवरी मार्च में फिर से एक अच्छी लाइफ, अच्छे दिन जिसको बोलते हैं स्वास्थ्य के, वो आएंगे लोग। बिल्कुल, और हम सभी भी यही कामना करते हैं इसी उद्देश्य के साथ कि आने वाला समय है वो और बेहतर हो। और हम लोग जब तक ये समय नहीं आता है, हम लोगों को कोशिश करनी होगी, एक दूसरे को जागरूक करना होगा और खुद भी जागरूक रहना होगा, और अपने सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग, मास्क का प्रयोग, ये तमाम ये चीजें हैं जो नियम बनाए गए हैं उनका हमें पूरा पालन करना होगा। डॉक्टर प्रीतेश, आपसे एक सवाल है, कितने दिनों का इसको माना जाए, एक पीरियड टाइम क्या रहेगा कि अगर कोविड सही हो जाता है, व्यक्ति क्वारंटाइन से ठीक होता है, उसके बाद जो इस तरह की हम जिन समस्याओं को लेकर चर्चा कर रहे हैं, इनका पीरियड कितना रह सकता है, कितने दिनों तक ये समस्याएं रह सकती हैं? क्या ये अपने आप ठीक हो जाएंगी, या फिर जिस तरह से हम चर्चा कर ही रहे हैं कि उनको हमें दवाई लेनी पड़ेगी, दवाई लेने के बावजूद भी कितने दिन का एक समरी इसकी मान सकते हैं? इसको हम रेसिडुअल वीकनेस बोलते हैं आफ्टर वायरल इन्फेक्शन। 90 दिन का हम लोग एक टाइम मानते हैं कि 3 मंथ तक पेशेंट को ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में कुछ ये इन्फेक्शन कुछ कारण यानी कुछ कारण हम लोगों को भी नहीं पता मेडिकल साइंस को भी, तो उसमें बहुत लंबे पेशेंट्स में ये सिम्टम्स देखे जाते हैं। और अगर मैं साइकियाट्रिक सिम्टम्स की बात करूं, तो जैसे कई पेशेंट जो सेकेंड वेव के टाइम पे आईसीयू में शिफ्ट करे गए, तो उनको नाइट में, जैसे कि सर ने बताया कि उनको नींद की प्रॉब्लम हुई, तो उनको बीप सुनाई देती थी आईसीयू के मॉनिटर की नींद में, तो उसको हम लोग पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलते हैं। तो उस केस में ये वाले सिम्टम्स कम से कम 1 साल से मैं पेशेंट्स को देख रहा हूँ फॉलोअप में, कि वो पेशेंट्स अभी भी पीटीएसडी वाली स्थिति में हैं, और कोविड का जो भय है, और कोविड के कारण लोगों को एक ओसीडी करके एक साइकियाट्रिक डिसऑर्डर होता है, वो भी बहुत ज्यादा पेशेंट्स में दिखाई है, जो बार बार हाथ धोना, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना, सैनिटाइजेशन। तो सर ने जैसा कि बताया कि सबकी दिनचर्या भी इतनी अस्त व्यस्त है, और ये स्ट्रेस के कारण भी लोग बड़े परेशान हैं। तो जैसे हम लोग रेसिडुअल वीकनेस के लिए 3 मंथ्स का हम लोग पीरियड बोलते हैं कि 3 महीने तक 90 दिन तो पेशेंट ठीक रहते हैं, लेकिन कुछ विशेष स्थितियों में ये ड्यूरेशन बहुत लंबा पाया जाता है, यानी कि 30 दिन तक हम इसे मान सकते हैं। और 30 दिन, 90 दिन यानी 3 महीने तक इस तरह की समस्याएं रह सकती हैं। उसके बाद हम एक नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे, लेकिन 3 महीने का वक्त बड़ा लंबा होता है। डॉक्टर करण, 3 महीने तक व्यक्ति को इस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ेगा। खान पान को लेकर क्या कुछ उसमें सुधार किया जा सकता है? हो सकता है उसकी वजह से उसके शरीर की जो ऊर्जा है, वो पॉजिटिव ऊर्जा उसके अंदर विकसित हो और जल्द से जल्द वो रिकवर कर पाए अपने आप को। देखिए, हम लोग अधिकांश कीटाणुओं के साथ में जीवन व्यतीत करते हैं। वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, पैरासाइट हैं, और फिर ये एक नया वायरस आ गया है कोविड-19 का और उसके वेरिएंट, तो हमें रहना तो इन्हीं के साथ में है। अब आपका जो प्रश्न है खान पान का, वो इतना अच्छा होना चाहिए, खान पान, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और कार्बोहाइड्रेट, और इसके साथ में आप अपने स्वास्थ्य को, अपने शरीर के मांसपेशियों को, हार्ट को, लंग्स को, इंटेस्टाइन को, गुर्दों को, लिवर को इतना मजबूत और सशक्त और स्वस्थ बना के रखना है, जिसको नॉर्मल स्वास्थ्य कहते हैं। कि अगर उसको बोलेंगे कि 1-2 किलोमीटर दौड़ लो या 5-6 किलोमीटर वॉक कर लो, तो वो आराम से कर ले और दूसरे दिन उसको दर्द तकलीफ ना हो, तो ये मान के चलिए कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है, उसका खान पान भोजन अच्छा है, तो उसी समय ऐसा हो सकता है। और जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, घर पे बैठे हुए हैं,
और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, अपने आप में भी परेशान है, कहीं जा भी नहीं रहे, स्ट्रेसफुल लाइफ भी है और खाना पीना भी उतना अच्छा नहीं है। बॉडी को इस समय चाहिए, चाहे नर्वस टिश्यू हो, चाहे कार्डियक हो, चाहे पल्मोनरी हो, चाहे मांसपेशियां हो, उसे चाहिए हाई प्रोटीन डाइट, उसको चाहिए अच्छे अच्छे विटामिन, उसको चाहिए मिनरल्स, उसको चाहिए आयरन, कैल्शियम, और ये सब के साथ में उसको एक ऑक्सीजनेटेड वातावरण चाहिए और डेली एक्सरसाइज और प्राणायाम करने के लिए चाहिए। आपके लंग्स को फुलाना, उसको फिर छोड़ना हवा को, ऑक्सीजन वाली एरिया में एक्सरसाइज करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना। जिम अगर ज्वाइन करते हैं आप, तो जिम में हर एक मसल्स की, हर एक ज्वाइंट की, आपकी अपर की, लोअर की, बॉडी की जो एक्सरसाइज होती है वो आपके लिए बहुत अच्छी और फायदेमंद होगी, कारगर होगी। आपका डाइजेशन भी बहुत अच्छा रहेगा और एक्सरसाइज रोज करने वाले को कोई बीमारी नहीं होती और वो स्वस्थ रहता है, उसकी खून की कमी नहीं रहती, उसको कोई इन्फेक्शन नहीं रहता है और एंजॉय करता है लाइफ को। तो आपका जैसे कहना है कि डाइट अच्छा होना चाहिए और कोरोना का जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर के जो जितने भी उसके साधन हैं उसका उपयोग करें, मास्क को लगाए रखें, डबल मास्क लगाएं, सैनिटाइजर, साफ सफाई तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है हर एक जगह, स्कूल, घर, होटल, बाजार, और अपने साथ लेके चलते लोग बैग में रखते हैं, जेब में रखते हैं, इसका उपयोग करेंगे। और अभी भी डिस्टेंसिंग से बात करने की जरूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग, अनावश्यक लोगों की भीड़ में ना खड़े हो, एक दूसरे से पास में जाकर के बातें ना करें, मिले जुले ना, गले लगे ना, हाथ ना मिलाएं। इस सब चीज का अगर आप वो रखेंगे तो जितना आपका डेंजरस टाइम था, खतरनाक पीरियड जो 2 साल का होता है, जिसमें पूरा विश्व जनता को बचाने के लिए कोशिश कर रहा, हम और आप रात और दिन इसी चिंता में लगे हुए हैं कि ये आज जैसे आपने प्रश्न किया कि और कितने दिन लेगा ये, तो हम चिकित्सक भी मानते हैं कि ये कम होते जा रहा है। और अगर नंबर ऑफ पेशेंट अभी बढ़े भी है, पॉजिटिविटी बढ़ी भी है, तो सीरियसनेस नहीं है, गंभीर नहीं है, लोग बात के मन से भय निकलते जा रहा है। लेकिन हमें सतर्क रहना है, हमें सावधान रहना है, हमें मास्क, सैनिटाइजेशन का उपयोग करते रहना है और भोजन पर ज्यादा ध्यान देना है, चाहे गर्भवती बच्चियां हो, चाहे ओल्ड माता पिता हो घर के, या कामकाजी भाई बहन लोग हैं, स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, इनको भी बचाने के रखने के लिए इनको अच्छे फलों का जूस दें, अच्छा प्रोटीन वाला खाना दें, समय समय पे दें और ज्यादा खाना एक टाइम में इकट्ठा ना खाएं। 2-2 घंटे, 1-1, 1.5 घंटे के अंतराल से अगर आप भोजन करेंगे तो प्रॉपर आपका जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वो डाइजेशन भी अच्छा करेगा, उसका एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होगा प्रोटीन विटामिन का, आपको बॉडी में वो लगेगा, काम करने की क्षमता बढ़ेगी, आपको ताकत आएगी, बेचैनी नहीं रहेगी, पेट में अनइजीनेस सा नहीं रहेगा, सिर में दर्द नहीं होगा। पेट खराब तो सब पूरा का पूरा शरीर में कंप्लेंट होने लगती है, हाथ पैर दर्द करने लगते हैं, सिर में दर्द करने लगता है, बेचैनी लगने लगती है, अनाप शनाप के सपने जैसे सोच विचार आने लगते हैं। तो इन सबसे भी आपको बचना है, क्योंकि आपका शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य अगर अच्छा रहेगा तभी आप जमाने के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर के चल सकते हैं, बिल्कुल, और कोरोना को हरा सकते हैं। और अब बस 15-20 दिन में मैं मानता हूं इतना बढ़िया लोगों में आत्मविश्वास आ रहा है कि 15-20 दिन में और अच्छा टाइम आएगा जिससे कोरोना और कम हो जाएगा। बिल्कुल, और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि प्रथम सुख निरोगी काया, पहला सुख व्यक्ति का उसकी निरोगी काया होती है, जो बिल्कुल स्वस्थ उसका शरीर है वो उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। डॉक्टर प्रीतेश, एक समय भी हमारे पास कम है, एक छोटा सा सवाल है, पानी को लेकर के बात हम करना चाहेंगे कि शरीर में पानी को किस तरह से, किस मात्रा में देना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि 6 से 7 लीटर आप पानी पीजिए, लेकिन अमूमन इतना पानी कोई नहीं पीता है। हालांकि जो लोग अपने शरीर पर ध्यान रखते हैं विशेष, वो लोग पीते हैं, लेकिन 6-7 लीटर ऐसे काउंट करके पानी कोई नहीं पीता है। तो कितना पानी कम से कम शरीर के लिए जरूरी है? और चूंकि सर्दियों का मौसम है तो ठंडा पानी और गुनगुने पानी को लेकर के क्या कुछ केमिस्ट्री रहेगी कि ठंडा पीने से कुछ ज्यादा नुकसान हो सकता है या गुनगुना? कुछ लोग ज्यादा गुनगुना पानी पी लेते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पेट में जलन हो रही है। जी बिल्कुल, उसका एक पानी का एक प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए, यानी उसको रूम टेम्परेचर पे पी सकते हैं 25 डिग्री से 26 डिग्री के। लोग क्या करते हैं, उसको बहुत ज्यादा गर्म कर लेते हैं
और उससे फिर क्या होता है कि गले की जो वो है म्यूकोजल मेम्ब्रेन है वो भी जल जाती हैं, पेट में भी जलन होने लगती है। और कई लोग बहुत ही ज्यादा ठंडा पीते हैं तो जिससे गला लग जाता है। तो इसलिए एक बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर पानी हो, उससे 1-2 डिग्री ऊपर टेम्परेचर हो, उस पानी को पीना चाहिए। फ्रिज में रखे हुए पानी को नहीं पीना चाहिए अभी इस परिस्थितियों में, और ज्यादा गर्म पानी भी नहीं पीना चाहिए। पानी पीने से अगर आप 60 to 70% जो बॉडी का कंपोजिशन है वो वाटर ही होता है, तो आप उस पानी की कमी, हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन तो होते ही है वायरल इन्फेक्शन के बाद, उसके कारण मांसपेशियों में जकड़न, ऐंठन और दर्द होना चालू हो जाता है। तो पानी तो आपको पीना ही है 6 से 7 लीटर पानी, लेकिन 6 से 7 लीटर पानी तो नहीं पी सकते। तो आप डाइट में लें, जैसे लिक्विड डाइट, आप जूस ले लें। जूस थोड़ा टेस्ट रहता है, पानी स्वादहीन होता है तो आप नहीं लेते हैं उसको, तब जूस पी लें। आप ऐसे ही बोलें खिचड़ी खाएं, दलिया खाएं, पतला खाना जिसमें पानी की क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो इस तरीके से आप पानी को अपना बिल्कुल, पूरा यानी कर कि हम कुछ तरल चीजें लेकर के भी पानी की मात्रा को पूरा कर सकते हैं। जी, चलिए जी, डॉक्टर, हम इस कार्यक्रम पर चर्चा तो और भी करते, लेकिन समय की बाध्यता है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने इतना कीमती वक्त हमें दिया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दर्शकों को दी। तो दोस्तों, घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप अभी अभी कोविड के पीरियड से उठे हैं, आप क्वारंटाइन होकर बाहर निकले हैं, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े बहुत इन्फेक्शन रहेंगे, लेकिन कुछ समय के लिए रहेंगे ये। आप किसी भी विशिष्ट डॉक्टर के पास जाइए, जाकर के अपना चेकअप कराइए। कुछ अगर और समस्या है तो वो समस्या आपके खान पान को आप सही करेंगे तो सबसे बेहतर आप हो सकते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।